students, again welcome back to my channel, and now we are in year 2022. So firstly I want to wish you a very happy new year to all of you, and yes, I also want to wish you best of luck for your second term board examination. Okay, so आज की ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी टॉपिक पे लेक्चर देने वाली नहीं हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इससे पहले देखी होंगी, बट मैं आपके साथ जिन पॉइंट्स को शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th में 12th में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो वो इग्नोर कर देते हैं और उसका पूरा इफेक्ट उनके मार्क्स पे पड़ता है, उनके एग्जाम पे पड़ता है। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेके आई हूँ, और कुछ चीज़ें पर्सनल भी है मेरी अपनी, जब हम एग्जाम देते थे और हमारे टाइम में जो चीज़ें हमने सीखी हैं आज मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और यस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और अगर फर्दर वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। I am Preeti and welcome to Be Biotic. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आज की इस टॉपिक का नाम ही मैंने रखा है डोंट इग्नोर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो रियली डोंट इग्नोर अबाउट दिस फैक्ट। ओके, कुछ पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ और मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स भी किए हैं आप लोगों के लिए। कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स है, बस एक सिंपल सा आपको मैं एक मोटिवेशन भी देना चाहती हूँ, और ताकि आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प हो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेके आई हूँ आपके साथ में, दैट इज मेक योर ओन टाइम टेबल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ओके, सभी लोग बताते हैं कि अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं अभी कि मे बी पॉसिबल कि बोर्ड एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा, जो सेकेंड टर्म का एग्जाम है वो कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो एग्जाम होने के चांसेस कम है। बट आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रख के नहीं चलनी है कि हमारा बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ रख के चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर पढ़ने की इच्छा भी नहीं करेगी कि यार क्यों मेहनत करें जब एग्जाम ही नहीं होना है। तो ओके, तो ऐसा अभी कुछ भी फाइनल नोटिफिकेशन सीबीएसई से नहीं आया है कि आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। सो आपको अपना जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली करनी है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं। ओके, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आप रखिए। आपका जो फर्स्ट टर्म हो चुका है नवंबर में, उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो कब आउट होंगे उसका भी अभी कुछ पता नहीं है, या साथ में या आउट होंगे उसका भी कुछ पता नहीं है। बट यस, उसमें आप लोगों की जो कमियां हुई हैं वो सारी कमियों को अब इस सेकेंड टर्म में आपको कंप्लीट करना है, और सेकेंड टर्म का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपके हाथ में है। आपको अपने मार्क्स को खुद ही निकालने होंगे, अपने हाथ में पूरा पेपर है, आप जो लिखोगे वही आप मार्क्स भी गेट करोगे। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि अगर आपका जो सेकेंड टर्म का एग्जाम है वो मार्च के, जैसे कि नॉर्मली स्टार्ट होता है, मार्च के मिड से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक खत्म होता है ये, तो हो सकता है इस बार भी जो भी टाइम टेबल निकले वो इसी तरह से निकले। सपोज करिए कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, सपोज करिए कि मिड एग्जाम से मिड मार्च से स्टार्ट हो, तो आपको क्या करना है, अभी से लेके, फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, अभी से लेके और मार्च तक, फरवरी के एंड तक आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है जो सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल होगा। ओके, तो पहला पॉइंट मैंने यही हाईलाइट किया है कि मेक योर ओन टाइम टेबल ड्यूरिंग योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है।
जैसे क्लास 10th में आपके पास ऑब्वियसली 6 सब्जेक्ट होते हैं और क्लास सीनियर सेकेंडरी में आप लोगों के पास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एक सब्जेक्ट को आप 5 दिन पढ़ेंगे कि 6 दिन पढ़ेंगे, इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए और 1 मंथ का पूरा एक टाइम टेबल बना लीजिए ताकि सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके आप टाइम दे सके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके तो अगर आपके पास अपना टाइम टेबल होगा तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे। एक सब्जेक्ट को अगर 5 दिन देने हैं, अगर आपके 10th में आपके साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है और बाकी जो आपके सीनियर सेकेंडरी में जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जो भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और उस हिसाब से उसकी स्टडी शुरू कर दीजिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट लर्न विद राइटिंग। ओके, मीन्स आप जो भी चीज लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसको लिख लिख के याद करो। बचपन से टीचर्स बोलते हैं लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। क्यों बोलते हैं लिख लिख के याद करो? उसका एक मोटो होता है, उसका एक कहीं ना कहीं हर चीज का एक मोटो होता है। क्यों कहा जाती है चीजें, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लिख लिख के याद करने का जो एक मोटो है वो क्या होगा? लिख के याद करने से जो भी चीजें होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपके दिमाग में रहता है और आपके पेन पर उस चीज की प्रैक्टिस हमेशा बनी रहती है। ओके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है लिख के याद करने की, अगर आपने 1 महीने पहले अपना टाइम टेबल बनाया है और लिख लिख के याद करना शुरू किया, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने हर सब्जेक्ट को 5-5 या 6-6 दिन के बिहाफ पे डिवाइड किया है तो उतने दिन आप लिखोगे ना। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी को 5 दिन तक लिख लिख के याद कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, डेरिवेशंस लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो सब कुछ लिख लिख के कर रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका एक उस टाइम ड्यूरेशन में आपका एक सिंपल सा पर्टिकुलर नोट्स तैयार हो जाता है। मतलब 1 महीने में आपने जितनी मेहनत की है, जितनी भी पढ़ाई की है, अपना जितना भी सिलेबस तैयार किया है, उसका आपका एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं जाके किसी भी शॉप से जाके बहुत सारी बुक्स लाने की और हेल्पिंग बुक्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके अपने हैंड रिटन एनसीईआरटी के नोट्स होंगे जो आपने खुद लिख लिख के बनाए होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए लिख लिख के याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, डोंट बी ट्राई टू कम्पीट एनीबडी। ओके, ये चीज मैंने आपको क्यों बोली? बच्चों के अंदर किसी से भी कंपटीशन की, नॉर्मली जब बच्चे सीनियर सेकेंडरी में जाते हैं तो बहुत ज्यादा कि वो क्लास में बच्चा बहुत तेज है, उसको मैं इस बार पछाड़ के ही रहूंगा, वो कैसे आगे निकल जाता है उसके। और कुछ तो पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, यार उनके बच्चे के इतने परसेंट आ गए, तुम क्या करते रहते हो, तुम तो कुछ पढ़ते नहीं हो। तो इस तरह की चीजें पेरेंट्स को नहीं बोलनी चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को, प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स इन अदर वे, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, कि अगर बच्चों को आप कंपेयर करते हैं किसी से भी, हर बच्चे की अपनी अपनी पढ़ने की एबिलिटी होती है। हर बच्चा, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा क्लास पे तेज है वही टॉप करेगा, जो बच्चा पीछे बैठता है वो कभी टॉप ही नहीं कर सकता है। नॉर्मली जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं वही टॉप कर जाते हैं और जो आगे बच्चे बैठने वाले बच्चे होते हैं उनकी सीजीपी हमेशा लो हो जाती है। ओके, तो इस चीज पे स्टूडेंट्स को फोकस नहीं करना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में बहुत आंसर देता है, बहुत आगे आगे काम करता है या बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, तो आप उसको बीट करके दिखाओगे या उससे आगे नहीं निकल सकते हो। किसी को बीट करने का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाओ ही मत, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट गिव योर बेस्ट। ओके, अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप सभी को बीट कर लोगे। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चीजें बहुत सारी शेयर नहीं करने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी पे बस फोकस करेंगे। बट यस, किसी और को बीट करने से अच्छा है आप अपनी पढ़ाई के प्रति फेथफुल रहो। आपने जो चीजें प्रिपेयर की हैं, जो चीजें तैयार की हैं, उसे अच्छे से अपने दिमाग में रखो और अपना बेस्ट अपने एग्जाम में देने की कोशिश करो। देन आई थिंक यू विल बीट एवरीवन। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी compete anybody, just give your best. Okay,
नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर टू अदर एक्टिविटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? दूसरों की एक्टिविटीज से बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सपोज करिए कि क्लासरूम में गए, एग्जाम के दिन, आज हमारा एग्जाम है, हम गए, आधे घंटे के बाद बेल होने वाली है, कुछ बच्चे ग्रुप बना के बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अचानक से एक बच्चे ने कोई मतलब क्वेश्चन बोला और बोला अरे उस सर ने बोला है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में रखा है, 5 नंबर में आने वाला है, अरे 3 नंबर में तो पक्का रखा हुआ है। क्या होगा कि जो बच्चा पढ़ के गया है, सारा अपना प्रिपरेशन करके गया है तो वो भी स्टूडेंट था, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आएगा यार कौन सा क्वेश्चन है यार, वो पेपर में आने वाला है? वो भी क्या करेगा, उसने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है वो सारी चीजों को भूल के उसका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस क्वेश्चन पे चला जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है भी कि नहीं है, किसने वायरल किया है पता नहीं। ठीक है, तो दूसरों की एक्टिविटी पर फोकस मत करिए। अगर आपने जितना पढ़ाई की है अभी तक, आप 10 मिनट में कितना उसका आंसर पढ़ लोगे और कितना अच्छे से लिख लोगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन वही हो जो आपने पहले से पढ़ रखा हो, अगर आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है तो वो भी आंसर कहीं बाहर से तो नहीं आएगा ना, आपकी बुक से रिलेटेड होगा। तो उसमें घुसने की कोशिश मत करो कि हाँ भाई वो क्वेश्चन आने ही वाला है और उसको पढ़ना ही पढ़ना है। कौन बच्चा क्या बात करता है एग्जाम के टाइम में? पहली बात तो एग्जाम के टाइम में क्लासरूम में आधे घंटे पहले बैठ के इस तरह से पढ़ना, ये तो एक, मैं तो डिनाई करती हूँ इस चीज को। बच्चों को एग्जाम के, मुझे तो लगता है कि आपको अपने एग्जाम के 12 घंटे पहले अपनी पढ़ाई को बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके। अब 12 घंटे तक आपको बिल्कुल रेस्ट पे रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अपना सिलेबस खत्म करने के बाद एक अच्छी सी मूवी देखिए और मूवी देख के तब सुबह फ्रेश माइंड में होकर चीजों को रिवाइज करके तब आप जाइए, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। इस तरह से रिक्शा में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑटो में बैठ के पढ़ रहे हैं, पापा की गाड़ी पे पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लोगे? जब तुमने इतने टाइम में मेहनत नहीं की तो वो 5 मिनट में क्या पढ़ लोगे? जो पहले भी पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका इग्नोर टू द अदर एक्टिविटीज। दूसरे लोग क्या करते हैं उससे अट्रैक्ट मत होइए, अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आपने जो पढ़ा है आप उससे बेस्ट दोगे। दूसरों की एक्टिविटी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है वो कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रीड योर क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक प्रॉपर दिया है कि हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसमें मैंने प्रॉपरली आपको बताया कि एग्जाम में कैसे कैसे करके आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वीडियो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाली हूँ, रीड योर क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है वो आपके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। बच्चे इतने ज्यादा पैनिक होते हैं बोर्ड एग्जाम में, लगता है कि कोई हुआ है, कोई हुआ नहीं है, बहुत इजी होता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना? तो बच्चे इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उसका आंसर आपने पहले पढ़ा लेकिन क्वेश्चन को ऐसे आपने पढ़ा कि अरे यार ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसका तो आंसर ही नहीं पता है मुझे, और वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को आप अगर कॉन्स्टेंटली, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और उस समय आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस समय उसको ब्रेक करके आप आगे बढ़ जाइए। पेपर को खत्म करने के बाद में जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने पेपर को कोशिश करिए 15 से 20 मिनट पहले खत्म करने का। ओके, 15 से 20 मिनट पहले अगर आप अपना पेपर खत्म कर लेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा, जो क्वेश्चन आपके पीछे छूट गया, जो भी क्वेश्चन, उस पर आप वापस बैक करके आओगे। क्वेश्चन को आप कॉन्स्टेंटली रीड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ना, होगा तो आपकी बुक से ही, सिलेबस से ही होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग से आएगा। उससे रिलेटेड कभी तो टीचर ने कुछ पढ़ाया होगा या कोचिंग में कुछ पढ़ाया होगा या आपने कहीं किसी चैनल पे कुछ देखा होगा उससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं उसको आप क्लियर करिए, क्वेश्चन को बहुत कॉन्स्टेंटली पढ़िए। आपको अपना आंसर क्या लिखना है ये आपको एट द मोमेंट पता चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को कॉन्स्टेंटली पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड यस,
टेक सीरियस योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। नॉर्मली बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल एग्जाम में तो नंबर मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम को भी बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप समझिए कि आपकी सीजीपी बनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और पूरा प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो आपने जो कॉपी बनाई है, जो फाइल बनाई है, जो हर्बेरियम बनाया, उस पर डिपेंड, उसमें तो नंबर मिल ही जाते हैं। आप जो भी मॉडल बना के ले जाते हो, जो भी आप अपना कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर रहे हो, उस पर तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, टीचर उसको नंबर दे देगा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो आपका 5 नंबर का वाइवा होता है, उस पे फोकस करता है। ओके, तो वाइवा आपको अपने सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, जिस टॉपिक पे आपने प्रैक्टिकल किया है, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रैक्टिकल मिला है उस समय, उससे रिलेटेड, या जो आपने मॉडल बनाया, जो चार्ट बनाया, जो भी बनाया, उससे रिलेटेड आपका जो भी वाइवा होगा, तो वाइवा पर फोकस करिए। वाइवा के जो 5 मार्क्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी पर आपका पूरा मार्क्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल में आपने फुल मार्क्स गेट कर लिया है तो ऑब्वियसली जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें मार्क्स को गेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को भी सीरियस लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर ऑब्वियसली मिल जाते हैं, स्कूल की तरफ से टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों को मार्क्स दिलाने में, बट वाइवा पे टीचर्स का कोई भी फोकस नहीं होता। वाइवा आपको खुद ही देना है, अपने आप को रिप्रेजेंट आपको खुद ही वहां पर करना है। सो स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, ओके। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यस, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, हेल्दी रहिए, हट्टे कट्टे रहिए, ताकि आप अपना आंसर भी हट्टा कट्टा लिख पाओ, ओके। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। थैंक यू।